हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में वीडियो लेक्चर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते जाइए। आजकल हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम वर्किंग कैपिटल के सभी पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, हम आ पहुंचे हैं पार्ट 2 पे। पहले में हमने इन्वेंट्री का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स के बारे में जाना था। आज का वीडियो लेक्चर होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स के ऊपर। हम जानने वाले हैं कि कौन सी 3 टेक्निक्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली होगी ABC एनालिसिस, दूसरी होगी JIT एनालिसिस और तीसरी होगी FNST एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझना। कई किताबों में वर्ड टेक्निक्स यूज किया गया है और किसी किसी बुक में इसे अप्रोचेस भी बोला गया है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक फाइनेंस मैनेजर को ऑप्टिमल साइज ऑफ इन्वेंट्री यानी एक बेहतरीन साइज इन्वेंट्री का डिटरमिन करना पड़ता है। बेहतरीन साइज वो है जो कि इकोनॉमिकल हो, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़े और कभी भी प्रोडक्शन का प्रोसेस ना रुके। तो इसी साइज को डिटरमिन करने के लिए 5 टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज के वीडियो लेक्चर में होंगी 3 और अगले वीडियो लेक्चर में होंगी बाकी की 2। स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो लेक्चर विद द फर्स्ट टेक्निक, जो कि है ABC एनालिसिस। तो क्या मतलब है A, B और C का? तो A का मतलब है ऑलवेज यानी कि हमेशा, बेटर का मतलब है बेहतरीन और कंट्रोल का मतलब है इस प्रकार से चीजों का ध्यान रखना कि वह हमारे अनुकूल ही चलती चली जाएं। तो ABC एनालिसिस जो है ये इस प्रकार की अप्रोच है जिसमें ये बोला गया है कि हमें सिलेक्टिव कंट्रोल करना है। हमने इन्वेंट्रीज को कई भागों में बांट देना है और ये देखना है कि जो इन्वेंट्री हाईएस्ट वैल्यू, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा जो कंट्रोल है वह हमने लागू करवाना है। एक कंपनी के अंदर कई प्रकार की इन्वेंट्रीज होती हैं। कई इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही कॉस्टली होती हैं यानी महंगी होती हैं। कुछ इस प्रकार की होती हैं जो बहुत ही स्लो आगे बढ़ती हैं, मतलब जो कि बहुत धीरे धीरे रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होती हैं यानी स्लो मूविंग। और कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज होती हैं जो इनएक्सपेंसिव यानी सस्ती होती हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट तभी इफेक्टिव है जिसके अंदर ये देखा जाए कि किस प्रकार की इन्वेंट्री के ऊपर किस प्रकार का कंट्रोल करना है। जैसे कि कहावत है ना, गधे और घोड़े एक बराबर, वह काम नहीं करना। चीजों का वैल्यू देखना है और वैल्यू के हिसाब से ही कंट्रोल की जो लागत है उसे बढ़ाना या कम करना है। अब ABC अप्रोच को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ली है एक स्पेयर पार्ट्स बिजनेस की। अब यहाँ पर इन्वेंट्री को 3 भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं। कौन से हैं ये 3 भाग जो कि इस टेक्निक का नाम है, यानी A, B और C। A कौन सी है? A है एक्सपेंसिव यानी महंगी चीजें। तो इसके ऊपर किस प्रकार का कंट्रोल होगा? रिगरस यानी बड़ा ही रिजिड कंट्रोल होगा। तो अगर हम स्पेयर पार्ट्स बिजनेस की बात करें तो वहां पर जो ब्रास के यानी तांबे के स्पेयर पार्ट्स हैं वे सबसे महंगे होंगे। उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है, जितनी इन्वेंट्री चाहिए उतनी ही खरीदनी है। अब यहाँ पर ये भी है कि ये जो स्टॉक यूजेज का पैटर्न है ना, इसे मनी वैल्यू की इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा गया है। यानी ABC एनालिसिस बेस्ड है पेरेटोज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, जिसमें ये बोला गया कि 20% ऑफ एक्टिविटी
अगर कोई माल ऐसा है कि उसकी 20% भी एक्टिविटी है तो वो 80% असर डालती है बिजनेस के ऊपर, यानी वैल्यू बड़ी ही जबरदस्त है, बिजनेस के ऊपर गहरा असर डालती है। इसे 20-80 रूल बोला जाता है। तो अगर हमने इस 20% के ऊपर ध्यान कर लिया तो हमने अपने बिजनेस की 80% इन्वेंट्री को कंट्रोल कर लिया। अब इसके अंदर जो बी कैटेगरी है हमारी एग्जाम्पल में, ये है मॉडरेट वैल्यू वाली आइटम्स, यानी ना तो बहुत ही महंगी और ना बहुत ही सस्ती, यानी अगर इनकी कॉस्ट एवरेज है तो इनके ऊपर कंट्रोल भी हमें एवरेज सा ही लगाना होगा। तो हमारी एग्जाम्पल में जो चीजें एल्यूमिनियम की हैं वह इस कैटेगरी के अंदर आ सकती हैं। तीसरी यहाँ पर जो कैटेगरी आ जाएगी वह आ जाएगी सी प्रकार की आइटम्स की, यानी कि लो कॉस्ट इन्वेंट्री, वह इन्वेंट्री जो इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है कंपैरेटिवली। तो अगर वो सस्ती है तो उसके ऊपर जो कंट्रोल है वह भी कम कर दिया जाएगा। यानी अगर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो स्टील के पार्ट्स हैं, उन्हें सबसे कम कंट्रोल, यानी उन्हें हम ज्यादा उसके ऊपर अपना गौर नहीं करेंगे कंपैरेटिव टू ए एंड बी। तो इस प्रकार से 3 हिस्सों में बांटकर चीज की वैल्यू के हिसाब से जब उसे कंट्रोल किया जाता है, इससे हमारा जो एनुअल एक्सपेंडिचर है वह भी कंट्रोल में आ जाता है। ABC एनालिसिस एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिसकी मदद से मैनेजमेंट एक डिजायर्ड कंट्रोल का प्रोसेस बना लेती है, एक ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम तैयार करती है जिससे राइट अमाउंट ऑफ अटेंशन दी जाए, समय जैसा हो, वैल्यू जैसी हो, उसके हिसाब से ही एफर्ट डाला जाएगा। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा ए के ऊपर और उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी। पर यहाँ पर एक बात गौर करने की है, अगर कंपनी ने जो सी वैल्यू की आइटम्स हैं, यानी वो हैं तो बहुत सस्ती लेकिन प्रोडक्शन में उसकी जरूरत तो है, अगर उस पर बिल्कुल भी गौर ना किया तो वह आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी, जिस वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो कंट्रोल तो सबको ही करना है, बस उसकी डिग्री डिटरमिन करनी है कि किस पे ज्यादा कंट्रोल और किस पे कम कंट्रोल। तो इसके साथ ही हमने पहली आइटम को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरी टेक्निक। तो दूसरी टेक्निक का नाम है JIT। तो क्या मतलब है JIT का? तो JIT का मतलब जिस प्रकार से आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसका मतलब है जस्ट इन। ये माना जाता है कि कंपनी में जीरो इन्वेंट्री सिस्टम लागू होगा। इस टेक्निक को डेवलप किया गया था जापान में। कहाँ पर? टोयोटा मोटर कंपनी के अंदर, जिसके अंदर ये एम्फसाइज किया गया था कि कोई भी कंपनी हो उसे इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखनी चाहिए, यानी कि रिड्यूस करना है इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट को और कोशिश करनी है कि इन्वेंट्री जल्द से जल्द टर्नओवर हो, मतलब वेयर हाउस से निकले और उसके ऊपर काम जल्दी से शुरू हो और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जल्द से जल्द बिक जाए। तो जस्ट इन टाइम, जैसे ही जरूरत है उसी प्रकार से ही ऑर्डर प्लेस करो, पहले ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर ये माना गया है कि अगर जस्ट इन टाइम को यूज किया जाएगा तो कंपनी में कभी भी ओवर स्टॉकिंग नहीं होगी। अगर जरूरत से ज्यादा माल नहीं होगा तो वह माल कभी भी डेड घोषित नहीं होगा, ऑब्सोलीट घोषित नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस चीज के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने ऐसी ही 2 एग्जाम्पल्स इंक्लूड की हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल तो है एप्पल कंपनी की। हम सबको पता है एप्पल जो है वो फोन्स में या और कई सारे गैजेट्स में वर्ल्ड फेमस कंपनी है। उसके CEO का मानना है कि इन्वेंट्री तो एक फंडामेंटल इविल है, यानी ये कंपनी के लिए कभी भी अच्छी साबित नहीं हो सकती। दूसरी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ली है Xiaomi कंपनी की। ये भी एक बहुत फेमस कंपनी है जिसके मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स और भी कई प्रकार के गैजेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं।
तो उनका मानना भी काफी हद तक यही है। वह भी कहते हैं कि इन्वेंट्री की जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम होनी चाहिए। हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी ही वह अपने मोबाइल फोन्स की बनाते हैं हर हफ्ते, और इससे उनकी जो कॉस्ट है वह कम रहती है और कभी भी वेस्टेज उनको झेलनी नहीं पड़ती। इतने डिस्कशन से हमें ये तो समझ आ गया कि इसके 3 मेन फायदे हैं। इन्वेंट्री की जो होल्डिंग कॉस्ट है वह कम रहती है, उसकी देखभाल पर कम खर्चा होता है, पैसा ब्लॉक नहीं होता इन्वेंट्री के अंदर, यानी कैश फ्लो हमेशा सुधरता ही रहता है, और कभी भी डेड स्टॉक कंपनी को झेलना नहीं पड़ता। पर कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, तो इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। अगर आपके सप्लायर्स आपको किसी समय धोखा दे जाएं, तो आप अपने ऑर्डर्स की कभी भी फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये होने से आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आपकी कंपनी की जो इमेज है वह खराब हो सकती है। यानी कोई भी मिस कैलकुलेशन अगर हमने इन्वेंट्री में कर दी, बैकअप के लिए स्टॉक कंपनी के पास कभी भी नहीं होगा। तीसरी कमी, मार्केट में प्राइजेस हमेशा बढ़ते और कम होते रहते हैं, और अगर उसी समय माल को खरीदा जाएगा तो कभी कभी प्राइस हमें शॉक भी दे सकता है, बहुत महंगा माल कंपनी को खरीदना पड़ सकता है। तो इस टेक्निक को तभी यूज किया जाए अगर कंपनी के सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हों और कंपनी के अंदर हमेशा एग्जैक्ट आइडिया लग सकता हो कि आने वाले समय में कितनी प्रोडक्शन किस समय पर करनी है। तो ये थी हमारी दूसरी टेक्निक, बट अब हम आ पहुंचे हैं अपनी अगली टेक्निक के ऊपर, जो कि है FNSD एनालिसिस। अब यहाँ पर आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि ये जितने भी नाम हैं ये सब तो हैं शॉर्ट फॉर्म्स। अब FNSD के अंदर भी हमारी 4 चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर भी इन्वेंट्री को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये कौन से हैं 4 भाग? F से यहाँ पर आ जाती हैं फास्ट मूविंग आइटम्स, यानी जो तेजी से अपने आप को वेयर हाउस से बाहर लेके जाने की काबिलियत रखती हैं। दूसरी आ जाती हैं स्लो मूविंग आइटम्स, उसके बाद आ जाती हैं नॉर्मल मूविंग आइटम्स, और लास्ट में D से आ जाती हैं डेड या नॉन मूविंग आइटम्स, जिनका वेयर हाउस से निकलना नामुमकिन हो चुका है, डेड स्टॉक बन चुकी हैं वे आइटम्स। अब क्या होंगे डिसाइडिंग फैक्टर्स जिसके बल पर एक मैनेजर ये निर्णय लेगा कि कौन सी इन्वेंट्री को किस कैटेगरी के अंदर डालना है? सबसे पहला तो यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है वह हो सकता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यानी कितनी देर में वह अपने आप को रूप बदलकर दोबारा से अगले स्टेप पर लेके जा सकती है। जितना स्लो होगी इन्वेंट्री टर्नओवर, उतनी ही कैटेगराइजेशन उसकी खराब होती जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया हो सकता है कि आम तौर पर कितना टाइम वह चीज स्टोर के अंदर रहती है। नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है? मैनेजर की अपनी भी अक्लमंदी है इसकी कैटेगराइजेशन करने में, उसकी मर्जी है। एनुअल डिमांड, कितनी ज्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है। एनुअल यूजेज, सालाना कितना इसका यूज कंपनी के अंदर होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं किस प्रकार की आइटम के साथ कैसे डील किया जाता है। तो सबसे पहले जो है फास्ट मूविंग आइटम्स, इन आइटम्स को ज्यादातर इशू पॉइंट के पास रखा जाता है क्योंकि इन्हें समय समय पर कंपनी में इशू करना होता है यूजेज के लिए। दूसरी बात, इसके स्टॉक को बार बार रिव्यू चेक यानी करना पड़ेगा। इसके अंदर ऑर्डर भी बार बार किए जाएंगे क्योंकि यूजेज ज्यादा है, इसकी लागत बढ़ती जाएगी और दोबारा से उसको हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट यूजेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बार बार मांगी जाएंगी, और इसके अंदर जो रिप्लेनिशमेंट रेट है यानी दोबारा से उसको स्टॉक के अंदर उपलब्ध करवाना, वह रेट हाईएस्ट सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद आ जाती हैं हमारी दूसरी प्रकार की आइटम्स जो कि हैं स्लो मूविंग आइटम्स। तो जो आइटम स्लो मूविंग होंगी यानी इन्वेंट्री स्लो मूविंग होगी, उसके साथ हम किस प्रकार से करेंगे?
उससे हम इशू पॉइंट से थोड़ा सा दूर ही रखेंगे। उसके बाद इसका जो रिव्यू है, पहले के अंदर हमने क्या लिखा था, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, यहाँ पर एक पीरियड फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या जितना भी फिक्स करना है। कोई कोई कंपनी 6 महीने बाद, ये अपनी मर्जी है, उस हिसाब से रिव्यू पीरियड डिसाइड कर लेगी, ये देखने के लिए कि क्या ये आइटम्स ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई। इसके बाद इसका जो रिप्लेनिशमेंट रेट होगा, यानी दोबारा से उपलब्धि करवाना, वह रेट काफी स्लो होगा। इसके बाद आ जाती हैं हमारी तीसरी प्रकार की आइटम्स, जो कि हैं डेड आइटम्स, जो कि बिल्कुल भी वेयर हाउस से बाहर नहीं जा रही। इस आइटम्स के साथ एक मैनेजर कौन कौन से डिसीजन लेगा? सबसे पहले तो इन्हें डिस्पोज यानी इन्हें डिस्कार्ड या इसे राइट ऑफ करने के लिए सुविधाएं की जाएंगी। मैनेजमेंट को रिपोर्ट तैयार करके भेज दी जाएगी कि इस आइटम्स की डिमांड अब खत्म हो चुकी है, यानी अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर लॉस क्रिएट कर दी जाएगी, क्योंकि ये माल जो है इसके पर लगी हुई कॉस्ट अब हमारे लिए लॉस बन चुकी है। तो माय डियर लर्नर्स, इसके साथ ही हमने आज के वीडियो लेक्चर्स में 3 टेक्निक्स जो हैं वह कवर कर ली हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम अगली 2 टेक्निक्स यानी कि VED एनालिसिस और उसके साथ EOQ, इन दोनों को डिटेल में हम जान लेंगे। तो तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मिलने वाली हूँ आपको बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ।